अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिलेशंस इन मैनेजमेंट। और आज के लेक्चर में हम हाथन स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिलेशंस इन मैनेजमेंट को कुछ देख लेते हैं कि किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में ह्यूमन यानी वर्क फोर्स रिलेशनशिप्स, वर्क फोर्स परफॉर्मेंस या आप कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन रिलेशंस या वर्क फोर्स रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। और कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं ये जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को या प्रोडक्टिविटी को। अच्छा, अब देखिए, हाथन स्टडी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म थी, कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे, प्रोड्यूस किए जाते थे। तो हाथन स्टडीज़ यहाँ की गई, एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब वर्कर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स या वेरिएबल्स हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन से ऐसी वेरिएबल्स हैं जो परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसा कि आपके पास लाइटिंग को देख लें, एक स्टडी की गई लाइटिंग से रिलेटेड, लाइटिंग इफेक्ट, इल्यूमिनेशन स्टडी या एक्सपेरिमेंट इसे कहा गया कि वर्कर्स को एक रूम में टास्क दिया गया, वो काम कर रहे हैं, जैसे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं। तो वहाँ अगर लाइटिंग को इंक्रीज इल्यूमिनेशन इंक्रीज डिक्रीज की जाए, तो अगर लाइटिंग इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज हो तो क्या इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है या इससे प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आता है। ये क्या था, हाथन स्टडी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे आज हम आप किसी डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट का पार्ट हैं, या कहीं भी आप किसी डिपार्टमेंट में विज़िट करते हैं, तो आप वहाँ देखते हो वहाँ रिफ़्रेशमेंट ब्रेक होती है, वहाँ टाइम ब्रेक दी जाती है, वहाँ आप कह सकते हैं कि शॉर्ट ब्रेक्स दी जाती हैं। ये क्या शो कर रही हैं, क्यों दी जाती हैं, ताकि क्या वर्कर्स अगर हमारा फ्रेश होगा, अगर उसे टाइम ब्रेक दी जाए तो क्या इससे प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी या नहीं होगी। तो ये हाथन स्टडी में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो हम देख रहे हैं ह्यूमन रिलेशंस इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशंस, वर्कर रिलेशनशिप्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और फैक्टर्स किस तरह इफेक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। तो हाथन स्टडीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पहले थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। द Hawthorne research study gains its name from experiments conducted at Hawthorne plant of Western Electric Company in Chicago between 1927 and 1932। यहाँ 1927 लिखा गया है। आप अगर कुछ बुक्स कहती हैं 24, कुछ बुक कहती हैं 27। ये एक हाथन क्योंकि हाथन प्लांट था, एक प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का एक प्लांट था। जैसे हम देखते हैं कि वापडा है या के एस ई है, ये डिफरेंट कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। ये कुछ ऐसे इसी तरह हाथन कंपनी शिकागो में 1927 थे, 1932 में यहाँ एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वर्कर्स पर रिसर्च की गई। टेलीफोन पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स वर मैन्युफैक्चर्ड एट दिस प्लांट फॉर डिकेड्स। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा था, टेलीफोन प्लांट्स बन रहे थे। तो मैंने आपको कहा कि एग्जांपल दे दी कि हमारे जैसे हम इलेक्ट्रिक कंपनीज देते हैं, इस तरह एक ये कंपनी थी जो टेलीफोन के पार्ट्स प्रोड्यूस करते थे। दीज एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओवर ever conducted and the formal beginning of the human relations movement. The researchers and scholars associated with these experiments were Elton Mayo, uh, uh, Fields, or uh, Whitehead and William डाइक्सन। ये कुछ यहाँ स्कॉलर्स थे जिन्होंने स्टडी की, और इस स्टडी को बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए वर्कर्स पे, और फिर क्लियर किया और कुछ कंक्लूजन्स ली कि वर्कर परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो सकती है। The original purpose of the Hudson study was to examine how different aspects of the work environment, such as the lighting, देखिए हम क्या कह रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी की गई, जैसे लाइटिंग है, सच एज लाइटिंग, द टाइमिंग ऑफ ब्रेक्स, कि जब आपको ब्रेक दी जाती है उसकी टाइमिंग क्या हो। आज हम देखते हैं कि 15 मिनट्स की ब्रेक दी जाती है, हाफ आवर की ब्रेक दी जाती है, 1 आवर की ब्रेक दी जाती है। ये क्या क्लियर कर रहे हैं, आप टाइम आपको देख रहे हैं कि कितने टाइम के बाद वर्कर को ब्रेक चाहिए, वर्कर को रिफ्रेशमेंट चाहिए। लेंथ ऑफ वर्क डे, हेड ऑन द वर्क प्रोडक्टिविटी, क्या
आपके जो जो डेली इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट है, हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट का टॉपिक, कि आप जिस इन्वायरमेंट का पार्ट है वहाँ टाइमिंग क्या होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, वहाँ वर्क ब्रेक कितनी होनी चाहिए, वहाँ मीन्स के इस इन्वायरमेंट में प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। ये हाथन्स स्टडीज़ बेसिकली ओरिजिनल पर्पस जो था हाथन स्टडी का, वो कुछ परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड था। Landsberg defined the Hawthorne effect as a short-term improvement in performance caused by observing workers. तो यहाँ इसका इस स्टडी का जो कंक्लूड किया गया वो ये कुछ कंक्लूजन हमें नज़र आती है कि जो हाथन इफेक्ट है, हाथन इफेक्ट मींस इल्यूमिनेशन इफेक्ट हो गया, इंटरव्यूइंग की गई, या वर्कर्स को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, डिवीजन की गई, वर्कर्स की ग्रुपिंग की गई। तो इस ये हमें कुछ क्लियर करता है कि परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो सकती है जब आप वर्कर को ऑब्जर्वेशन में रखें। जब आपकी वर्कर्स पे ऑब्जर्वेशंस हों, ऑब्जर्व कर रहे हो आप, मींस वर्कर को ये क्लियर रहे कि मैं ऑब्जर्व हो रहा हूँ, तो फिर वो क्या कहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। यानी मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप स्टूडेंट हैं और आपको ये हो कि हम पे किसी का चेक है, वो आप चाहे आपके पेरेंट्स का हो, वो आपके टीचर्स का तो हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस उससे इंप्रूव हो क्योंकि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो हाथन स्टडीज़ क्या थी, यहाँ वर्कर्स को ऑब्जर्विंग स्टेजेस से या फेजेस से पास आउट होना पड़ा। एक्सपेरिमेंट ये कब कंडक्ट किया गया? द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट बिगेन विद द हॉथन एक्सपेरिमेंट। दे वर कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक वर्क्स इन यूएसए बिटवीन 1924 टू 1932। अब मैंने एक और भी आपको रेफरेंस दे दिया, 1924 भी लिखा गया, गूगल करें तो 1924 भी आ रहा है, बुक्स कुछ लिखती हैं 1924। जैसे हमारे पास बुक है ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसको आप देखिए, वहाँ तक इफेक्ट यहाँ सब स्टडीज़ दी गई हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो 11th एडिशन है, वो कहता है कि ये 1924 टू 1932 में ये कंडक्ट किया गया। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ हमारी जो हाथन से ये स्टडी की गई, इसमें क्या क्या फेजेस रही। पहली फेज जो रही वो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, या लाइटिंग इफेक्ट को चेक किया गया। लाइटिंग इफेक्ट मींस के वर्कर्स का लाइटिंग मींस के वर्कर्स जहाँ जिस एनवायरनमेंट में या जिस रूम में काम करते हैं वहाँ अगर लाइटिंग जो इफ़ेक्ट है, या आप कह सकते हैं कि लाइटिंग इल्यूमिनेशन लेवल है, ये अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया जाए तो क्या इससे लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है या डिक्रीज़ होती है। दीज एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म, फर्स्ट पार्ट कौन सा था, फर्स्ट जो फेज थी इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, इसे कहा जाता है 1924 टू 1927। These experiments were performed to find out the effect of different levels of illumination. Illumination means lighting effect on productivity of the labor. The brightness of the light was increased and decreased to find out the effect on productivity of the test group. Surprisingly, the productivity increased even when the level of illumination was decreased. It was concluded that factors other than light were also important. अच्छा, पहला देखिए, मैंने एक पिक्चर शेयर की आपके साथ, इल्यूमिनेशन इफेक्ट, ये लाइटिंग इफेक्ट था। जब लाइटिंग इफेक्ट चेक किया गया तो अच्छा, लाइटिंग जो आप कह सकते हैं कि लेवल था, वो डिक्रीज किया गया, ब्राइटनेस कम की गई। आप एक रूम में एक टेबल पे अपनी स्टडी टेबल पे स्टडी कर रहे हैं और टेबल लैंप जो है उसकी लाइटिंग कम करते जाएं, तो क्या इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी या इससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में ऐसी कंक्लूजन क्या रही कि फिर भी परफॉर्मेंस बढ़ इंक्रीज होती रही। यानी फर्स्ट 10 डेज में सही लाइट रखी गई, नेक्स्ट 5 डेज में लाइट कुछ मध्यम कर दी गई, फिर लाइट कुछ और लेवल डिक्रीज कर दिया गया, ब्राइटनेस और कम कर दी गई, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की इंक्रीज होती रही, परफॉर्मेंस बेस्ट रही। क्योंकि वर्कर्स को ये एक उनके सामने चैलेंज था कि वो ऑब्जर्व उनको कोई ना कोई कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा रहा है। तो यहाँ से एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, जिसे कहा जाता है एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट। और इस एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट में लाइटिंग इफेक्ट चेक किया गया प्रोडक्टिविटी, और लाइटिंग इफेक्ट ने ये क्लियर किया कि लाइटिंग इफेक्ट यानी इल्यूमिनेशन इफेक्ट या लेवल को, ब्राइटनेस को कम करने से वर्कर परफॉर्मेंस फिर भी इम्प्रूव होती रही, इंक्रीज होती रही। इसी तरह फिर सेकंड फेज रहा हाथन स्टडीज़ का, जो कि था रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी। ये 1927 से
29 तक ये एक्सपेरिमेंट होता रहा। रिले असेंबली टेस्ट रूम। रिले असेंबली टेस्ट रूम में थोड़ा देख लें, पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। अंडर दिस टेस्ट टू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 6 फीमेल टेलीफोन रिले असेंबलर्स वर सेलेक्टेड। Each group was kept in the separate rooms. From time to time, changes were made in working hours, rest periods, lunch breaks, etc. They were allowed to choose their own rest periods and to give suggestions. Output increased in both the control rooms. It was concluded that social relationship among workers, participation in decision making, etc., had a greater effect on productivity than worker working conditions. अब पहले तो ये देख लें कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया। यहाँ कुछ 6 मेंबर्स लिए गए, 6 फीमेल्स ली गई, वर्कर्स लिए गए। अंडर दिस टेस्ट 2 स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 6 फीमेल टेलीफोन रिले असेंबलर्स, 2 ग्रुप लिए गए or of 6 female telephone relay assemblers. Clear? Were selected. Each group was kept in the separate room. देखिए पहले तो ये है कि आप एक ही रूम में काम कर रहे हो। पहले इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि एक ही रूम में तमाम वर्कर्स मींस के असेंबलर मींस के ये असेंबलिंग करते थे। रिले असेंबली टेस्ट रूम, यहाँ आप कह सकते हैं कि पार्ट्स को असेंबल किया जाता था। हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं। पहले पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर प्रोडक्शन के मटीरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में असेंबली का एक डिपार्टमेंट आ जाता है फैक्ट्री में। वो क्या करते हैं, जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ या यूनिट काम कर लेते हैं, उनको असेंबल करके एक मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन बना लिया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है असेंबली स्टेज। असेंबली फेज जो थी, अब यहाँ ये पहले तो ये था कि तमाम वर्कर्स एक ही रूम में बैठते थे। अब इन्होंने ये काम कर दिया, सेपरेशन कर दिया कि सेपरेशन में अलहदा-अलहदा सेपरेटेड इनको क्या कर दिया गया, रूम्स दे दिए गए। और देखिए मैंने पिक्चर शो की है, यहाँ है कि दीज एक्सपेरिमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 13 पीरियड्स ड्यूरिंग व्हिच द वर्कर्स वर सब्जेक्टेड टू series of the planned and controlled changes to their condition of work, hours of the work, rest, pause और provision of the refreshment. अब जब ग्रुपिंग कर दी गई तो हर एक यूनिट में, हर एक रूम में या हर एक ग्रुप में चेंजेस भी करते गए टाइम टू टाइम। एक ग्रुप में फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर्स कुछ रखे गए, फिर दूसरे ग्रुप में वर्किंग आवर्स कुछ रखे गए, फिर किसी ग्रुप में आप कह सकते हैं कि वहाँ एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल लीव दे दी गई, ब्रेक्स दे दिए गए, रिफ्रेशमेंट दी गई। ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ थी जो इन वर्कर्स को प्रोवाइड की जा रही थी। ईच ग्रुप वाज केप्ट इन द सेपरेट रूम, हर एक ग्रुप को सेपरेट रूम में रखा गया। फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजेस वर मेड इन वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स आप समझते हैं कि 8 घंटे जैसे है कि लीगली एक वर्कर जो है वो 40 आवर्स एक वीक में काम करेगा। 40 आवर्स से ज़्यादा वीक में काम करे अगर कोई वर्कर, तो उसे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा पे करेगी। ह्यूमन रिलेशंस इन मैनेजमेंट एचआर रूल्स देखें तो 40 आवर्स से ज़्यादा अगर एक वर्कर काम करता है तो उसे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा पे करेगी। तो यहाँ क्या कर दिया गया, सेपरेट सेक्शंस बना दिए गए, ताकि पहले तो ये था कि एक टीम, जब एक टीम काम कर रही होती है और एक ही आप कहें कि रूम में हो, तो वहाँ वो लोग जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनकी नेग्लिजेंसेस जो हैं वो यहाँ छुप जाती हैं, शो ऑफ नहीं होती। लेकिन जब इन्हीं वर्कर्स को आप एक्स्ट्रा सेपरेट रूम में ले जाएं तो जो जितना काम करेगा वो क्लियर रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर अप्रेजल किया जा सकेगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजेस वर मेड इन वर्किंग आवर्स, रेस्ट पीरियड्स, वर्किंग आवर्स में भी चेंजेस की गई। किसी को 8 घंटे काम कर रहा है तो 6 घंटे पे ले आया आप, कोई 6 घंटे कर रहा था तो उसको फिर 8 दे दिए। चेंजेस आप करते रहे, इस टेस्ट में की गई। रेस्ट पीरियड्स में चेंजेस की गई, लंच ब्रेक्स एटसेट्रा, ये कुछ चेंजेस थी। दे वर अलाउड टू चूज देयर ओन रेस्ट पीरियड्स एंड गिव सजेशंस। अब ये था कि आपको खुद ही मीन्स के जैसे लिखा है ना कि लिबरलिटी दे दी गई कि आप जो चाहें, जितना आप चेंज चाहते हैं अपनी वर्किंग आवर्स में। अगर यहाँ जैसे है कि 9 बजे आपने टाइम इन करना है तो आप 10 बजे भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ आप अगर 4 बजे ऑफ कर रहे थे तो अब आपको 5 बजे करना होगा। या आप अगर पहले ब्रेक आपको 15 मिनट्स की, आप जितनी ब्रेक चाहें आपको मिल सकती है। लेकिन और फिर इसमें ये भी था कि आप सजेशंस भी है साथ साथ कि आप कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आउटपुट इंक्रीज इन बोथ द कंट्रोल रूम्स। अब ये 2 रूम थे, एक रूम में एक ग्रुप था, दूसरे रूम में दूसरा ग्रुप था। ये दोनों काम कर रहे थे, असम्बल कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस फिर इम्प्रूव होना शुरू हो गई, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। परफॉर्मेंस में डिक्लाइन नहीं आया, हालांकि यहाँ फ्री हैंड दे दिया गया था। It was concluded that social relationship among workers,
participation in decision making etc had a greater effect on productivity and working conditions। तो इससे ये क्लियर किया गया कि आपको अगर किसी लॉन में भी बिठा दिया जाए, लेकिन आप विलिंग हैं और आपकी टीम में वो लोग हैं जो आप चाहते हैं हमारे साथ हों, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस फिर भी इम्प्रूव होगी, इंक्रीज होगी। तो एक और पॉइंट जो आप बुक में देख सकते हैं रिले असेंबली रूम में, यहाँ जो दो ग्रुप बनाए गए, इन दोनों ग्रुप को कहा गया कि आप जो वर्कर डिसाइड करें वो वर्कर आपको दिया जाएगा, वो हेल्पर आपको दिया जाएगा, वो एम्प्लॉय आपको दिया जाएगा, इस ग्रुप का पार्ट बनाया दिया जाएगा। तो इसमें फिर इन दो ग्रुप्स ने जैसे दिस टू टेस्ट टू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 6 फीमेल, इनमें जो जिन लोगों के आपस में एफिलिएशंस थी उन लोगों के ग्रुप बने। तो टाइमली फिर इन ग्रुप में चेंजेस भी आती रहीं और इससे डिसीजन मेकिंग पावर भी दे दी गई इन ग्रुप्स को, क्या आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आप जैसे काम करना चाहें आपको अलाउ है। तो यहाँ से भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो इसके क्या कंक्लूजन मिली कि ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल रिलेशनशिप है वर्कर्स के दरमियान, या आपको अगर पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेशन हो, आपका रोल हो वर्कर्स का, तो यहाँ से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। वर्किंग कंडीशंस ज़रूरी नहीं है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में। ह्यूमन रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकिंग, या आप कह सकते हैं कि वर्कर्स रिलेशन जो है, सोशल रिलेशनशिप जो है, सोशलाइजेशन, इसका इफेक्ट है ज़रूर वर्कर परफॉर्मेंस पे। अब इसके बाद एक थर्ड टेस्ट किया गया कि दो टेस्ट कर दिए गए थे एक्सपेरिमेंट, अब थर्ड एक और टेस्ट कर दिया गया कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आज आप देखते हैं अपनी इन्वायरमेंट में, यहाँ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या पब्लिक यूनिट या प्राइवेट भी इवन, उनमें हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस में वीक नज़र आती है। वर्कर्स जो हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, टाइमली लॉसेस में जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स आपके। और वजह क्या है कि यहाँ अ, ऐसी स्टडीज़ नहीं की जा रही, स्टडी की भी जा रही हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अब थर्ड स्टडी क्या थी, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 1928 टू 1930। ये 1928 1930 तक फिर इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया, वर्कर से इंटरव्यूज़ लिए गए। तो देख लें ज़रा बुक में आप रीड आउट साथ ज़रूर करें। 21,000 एम्प्लॉयज़ वर इंटरव्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years टू फाइंड आउट रीजंस फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। It was concluded that productivity can be increased if workers are allowed to talk freely about matters that are important to them. तो ये एक और मैंने पिक्चर शेयर की है, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम कंडक्टेड 21,000 इंटरव्यूज, ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन which could be used to improve supervisory training. Initially used the method of direct questioning and changed to non-directive। अब जब इंटरव्यूइंग की गई 21,000 वर्कर्स से हाथन प्लांट ने या कंपनी ने इंटरव्यू किया अपने 21,000 एम्प्लॉइज़ का। इन एम्प्लॉइज़ से इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चंस किए गए कि आप ये बताएं कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, या आपके अगर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी यूनिट में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई तो उसके क्या रीजंस रहे। तो यहाँ वर्कर्स ने डिफरेंट रीजंस दिए, लेकिन उन तमाम को जब कंक्लूड किया गया, आंसर्स को कंक्लूड किया गया, तो उससे ये क्लियर हुआ कि अगर वर्कर्स को फ्रीली अलाउ कर दिया जाए कि वो जैसे काम करना चाहते हैं, वो जो चेंजेस चाहते हैं, चाहे वो बजट्स हों, चाहे वो कास्ट हों, चाहे वो इन्वायरमेंटल चेंजेस हों, चाहे वो ग्रुप चेंजेस हों, चाहे टीम चेंजेस हों, या ह्यूमन रिलेशनशिप्स या वर्किंग रिलेशनशिप चेंजेस हों, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। यानी आप वर्कर को फ्री हैंड दे दें तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। ये थर्ड फैक्टर था जिसे कहा जाता है मास इंटरव्यू। एक और लास्ट फेज जो रही इस स्टडी की, हॉथन की, वो थी बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। 1932 में ये टेस्ट किया गया, ये experiment किया गया। A group of 14 male workers in the bank wiring room were placed under observation for 6 months। अब क्या किया गया, एक रूम बनाया गया, उसी रूम में सिर्फ 14 मेल वर्कर्स को बिठा दिया गया। और इनको बैंक वायरिंग रूम क्या था कि ये वायरिंग रूम बेसिकली जो वायरिंग की जाती है इक्विपमेंट्स की, इलेक्ट्रिक प्लांट था क्योंकि, उस वायरिंग के लिए काम करता था, संभल करता था। तो इसमें 14 वर्कर्स को उस रूम का पार्ट बनाया गया और उनको उनको ऑब्जर्व किया गया। जैसे मैं कहता हूँ कि आज आप सीसीटीवी कैमरास लगा दें, अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो आपको वर्कर को क्लियर है कि यहाँ मैं ऑब्जर्व किया जा रहा हूँ, तो वो ज़रूर अपनी परफॉर्मेंस करता रहेगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करता रहेगा।
क्योंकि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसे। तो ये फिर 14 वर्कर्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। अ वर्कर्स प्ले डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप एज अ होल। The researchers thought that the efficient workers would put pressure on the less efficient workers to complete the work. अच्छा, यहाँ ये था कि हमने कहा कि द वर्कर्स पे डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल। अब जो ग्रुप था उस ग्रुप को कहा गया कि जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप अगर 14 आपको एक मेल स्टूडेंट्स में ले लूँ, 14 मेल स्टूडेंट, उन्हें कह दिया जाए कि आपके पास ये रूम है और यहाँ बैठ के आपने ये टास्क ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। उन 14 में अगर 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो काम नहीं कर रहे होंगे, बाकी 10 उन्हें कहेंगे कि आपने भी वैसे काम करना होगा जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एज अ होल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ यही काम किया गया कि 14 वर्कर्स ने जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स थे, लेस लीस्ट परफॉर्मिंग थे, उनको उनको भी प्रेशराइज किया। तो जो अच्छा काम कर रहे थे उनकी वजह से, जैसे हम कहते हैं ना गुड एप्पल एंड बैड एप्पल्स, तो जो गुड एप्पल्स थे उन्होंने बैड एप्पल्स को भी प्रेशराइज किया और अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होने की तरफ गई। However, it was found that the group established its own standards of output and the social pressure was used to achieve the standards of output. तो इस टेस्ट, लास्ट जो टेस्ट किया गया इसने ये क्लियर किया कि सोशल प्रेशर जो है ये भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। सोशल प्रेशर मीन्स द सोशल प्रेशर, द प्रेशर फ्रॉम योर सीनियर्स, द प्रेशर फ्रॉम योर फ्रेंड्स, द प्रेशर फ्रॉम योर कोलीग्स, फ्रॉम योर सुपरवाइजर्स, कि आपके जो एफिलिएशंस में या फ्रेंडशिप में जो लोग होते हैं उनका प्रेशर भी आपको क्या करता है, आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। आज आप एक क्लासरूम में हैं, क्लास का पार्ट हैं, तो आपके जो फेलोज हैं जिनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस आपको क्या करती है, प्रेशराइज करती है बाजू का स्टडी करने में, ताकि आप कंपटीशन का पार्ट रहें। ये हमारे पास हाथन स्टडी की 4 हमने फेजेस डिस्कस की। अब देखते हैं कि कंक्लूजन्स क्या रही हाथन स्टडीज़ की। Hawthorne study की कुछ conclusions हैं। The conclusions derived from the Hawthorne studies were as follows. The first one is the social and psychological factors are responsible for workers' productivity and job satisfaction. Only good physical working conditions are not enough to increase productivity. इल्यूमिनेशन टेस्ट ने ये बताया कि सिर्फ आपके पास बेस्ट वेल फर्निश्ड रूम का होना या इंफ्रास्ट्रक्चर का होना प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट में ज़रूरी नहीं है। अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपके पास तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वर्कर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। आपका वर्कर बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी तब होगी जब उसके सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट कर रहे हों, और उनकी वजह से भी हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। जैसे हमने इल्यूमिनेशन में देखा, इल्यूमिनेशन बेस्ट लाइटिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाए लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं हो सकती। आपको लाइटिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज किया जाए, ब्राइटनेस कम की जाए टाइमली, तो फिर भी परफॉर्म वर्कर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो फिजिकल या सोशल फैक्टर्स भी प्रोडक्टिविटी को या परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल को इफेक्ट करते हैं। फिजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल आप समझ रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल मींस कि आपके बिहेवियरल एटीट्यूडनल फैक्टर्स, ये क्या है, ये आपके परफॉर्मेंस को ज़रूर इफेक्ट करते हैं। द इनफॉर्मल सेकंड जो कंक्लूजन सी, द इनफॉर्मल रिलेशंस अमंग वर्कर्स इन्फ्लुएंस द वर्कर्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस मोर देन द फॉर्मल रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, जिसे फॉर्मल रिलेशनशिप को आपको हम कहते हैं कि आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिशियल है, आप कह सकते हैं जो प्रैक्टिकली या एक कुलीग्स का जो आपस का रिलेशनशिप है, ये है फॉर्मल रिलेशनशिप जो आपके सोशलाइजेशन है। लेकिन इससे हट के आपकी फ्रेंडशिप, आपके पर्सनल रिलेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। वर्कर्स बिहेवियर ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। वर्कर एटीट्यूड ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो फॉर्मल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ऑफिशियल रिलेशनशिप्स हैं आपके, जो लीगल रिलेशनशिप्स हैं, जो एक वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट का आपका जो रिलेशनशिप है, जो उसको आपको मेंटेन करना ज़रूरी होता है आपके लिए, इससे हट के अगर आपके एफिलिएशंस हों, इससे हट के अगर आप फ्रीली जॉब परफॉर्मिंग हो, तो आप फिर वो बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, इनफॉर्मल कंडक्ट, इनफॉर्मल वेल बीइंग, ये बेसिकली वर्कर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है।
Third conclusion, employees will perform better if they are allowed to participate in decision making affecting their interest. अब अगर आपको डिसीजन मेकिंग का एम्प्लॉइज़ को डिसीजन मेकिंग का आप पार्ट बनाएं, आप मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट का पार्ट हैं, मैनेजर हैं, तो अगर आप एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट बनाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ वर्कर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि फिर आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग, आपने फैसला किया है कि मुझे 2 घंटे दे दें, मैं उनमें आपको परफॉर्म करके दूंगा, तो अब आपको 2 घंटों में करना होगा, क्योंकि ये आपका डिसीजन था, वर्कर का डिसीजन था, एम्प्लॉय का डिसीजन था। फोर्थ हम फैक्टर ले सकते हैं, एम्प्लॉइज विल आल्सो वर्क मोर इफिशिएंटली व्हेन दे बिलीव दैट द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन देयर वेलफेयर। और अगर आप वर्कर्स को टाइम ब्रेक दें, अगर आप वर्कर्स को रिफ्रेशमेंट दें, अगर आप वर्कर्स को आप कह सकते हैं वर्किंग आवर्स में रिलैक्सेशन अलाउ करें, अगर आप वर्कर्स को रिफ्रेशमेंट्स अलाउ करें, रेस्ट अलाउ करें, तो आपको वर्कर को ये एक फीलिंग्स मिलती हैं, उसकी फीलिंग्स या इंक्लिनेशंस स्ट्रेंथन होती हैं कि वर्क मेरे वेलफेयर के लिए या मेरे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरेस्टेड है। तो आपका वर्कर एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, और उसकी जो अ, हम जैसे कहा बिलीव दैट द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन देयर वेलफेयर, तो यहाँ से वर्कर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी या इंप्रूवमेंट्स की तरफ। इसी तरह हम लास्ट स्लाइड की तरफ हैं, जो कि व्हेन एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी देयर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव। जब आप अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को रिस्पेक्ट देंगे, उनकी परफॉर्मेंस ज़रूर इंप्रूव होगी। रिस्पेक्ट के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप वर्कर्स को मींस के डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना रहे हैं, आप वर्कर्स को रेस्ट अलाउ कर रहे हैं, आप वर्कर्स को लिबर्टी अलाउ कर रहे हैं, तो आपका वर्कर्स यहाँ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि उसे एक रिस्पेक्ट फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स alone cannot increase the performance. Social and psychological needs must also be satisfied in order to increase productivity. सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव, सैलरीज, वेजेस, इनकम, ठीक है, ये कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, तो आप अलाउंसेस, फाइनेंशियल इंसेंटिव से हट के नॉन फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, इन्वायरमेंटल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर आप वर्कर्स को अलाउ करें या वर्कर्स को प्रोवाइड करें, तो आपका वर्कर बेस्ट परफॉर्मेंस कर बेस्ट परफॉर्मिंग हो सकता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको दे सकता है, अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन दे सकता है, क्योंकि उसे सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, उसे नॉन फाइनेंशियल अप्रेजल भी चाहिए, उसे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी चाहिए, उसे परफॉर्मेंस अप्रिसिएशंस भी चाहिए। इससे आपका वर्कर्स मोटिवेट होता है। इसी तरह सेकंड लास्ट जो कंक्लूजन हमारे पास है, गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स can improve the relations and productivity of the subordinates. अब एक और फैक्टर रखा गया कि जब कम्युनिकेशन बेहतर हो, मींस के एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में सिर्फ जो सुपरवाइजरी या सुपरवाइजर थे उनकी वो टीम बनाई गई जिनके साथ उनकी मेंटल एफिलिएशंस जो थी वो अच्छी थी, मेंटेलिटी जिनकी आपस में मैचअप कर रही थी, तो उनको क्या कर दिया गया, ग्रुपिंग का पार्ट बना के 2 ग्रुप बना दिए गए। तो जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपके सुपरवाइजर्स आपके साथ, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ सुपरवाइजर की कम्युनिकेशन अच्छी रहे, तो वहाँ देखते हो कि परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है। और जहाँ कम्युनिकेशन अच्छी ना हो, जहाँ फेवरेटिज्म हो, नेपोटिज्म हो, बाइस्ड इन्वायरमेंट हो, तो वहाँ आप देखते हो कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। लास्ट पॉइंट है कि स्पेशल अटेंशन एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। और कुछ लोगों को स्पेशल अटेंशन मीन्स कि आपके पास वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा थे, उनमें से आपने क्या किया, 14 को फिर मेल ग्रुप बना दिया, स्पेशल अटेंशन दी गई, ऑब्जर्व किया गया। 6 फीमेल के वर्कर्स के 2 ग्रुप बना दिए गए, उनको स्पेशल अटेंशन दी गई। यहाँ से आपका वर्कर्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, परफॉर्मिंग रहा, क्योंकि वर्कर्स को क्लियर हो रहा था कि मुझे यहाँ मेरे ऑब्जर्व भी किया जा रहा है और मुझे स्पेशल अटेंशन दी जा रही है। यानी कुछ स्टूडेंट्स को जब स्पेशल अटेंशन दी जाती है,
या मैं कहूँ कि जो लीस्ट परफॉर्मिंग होती हैं, उनको जब कोई पर्सन देखें, एक स्टूडेंट है वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन अगर वही स्टूडेंट किसी और के पास ट्यूशन पढ़ रहा होता है और एज अ सेपरेट स्टूडेंट इंडिविजुअली वहाँ कोई ना कोई कुछ सर्विसेज ले रहा होता है, तो वो वहाँ देखते हो अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ वो स्पेशल अटेंशन उसे मिल रही होती है। तो स्पेशल अटेंशन भी आपके वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्कर जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लिस्ट जिसकी एफिशिएंसी बेस्ट नहीं है, तो आप उस वर्कर को अगर स्पेशल अटेंशन में रखें, स्पेशल अटेंशन दें, तो आपका वर्कर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो हाथन स्टडी की कंक्लूजन जो रही, इसका इफेक्ट क्या रहा? पार्टिसिपेंट्स इन द बिहेवियरल स्टडीज चेंज देयर बिहेवियर और परफॉर्मेंस इन रिस्पॉन्स टू बीइंग ऑब्जर्व्ड। जब आप वर्कर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे वो कोई भी मेथड हो, साइबरनेटिक हो, जैसे मैंने सीसीटीवी कहा, कैमरास लगा दें, वर्कर्स को सेपरेट रूम्स दे दें, उन सेपरेट रूम्स में सुपरवाइज़र हों, उनके सुपरवाइज़र के रूम में ही वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही रूम में कुछ लोगों को आप टास्क दे दें, तो वहाँ आप देखते हो और उनका कोई ना कोई ऑब्जर्वर हो, तो वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है एक वर्कर। वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। जो लोग यहाँ स्टडी में ऑब्जर्व हो रहे थे, इस हाथन स्टडी ने से इसका इफेक्ट यही रहा। हाथन इफेक्ट यही क्लियर करता है कि जब आप वर्कर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल, सोशल, सोशल रिलेशनशिप, वर्किंग इन्वायरमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आप कह सकते हैं कि इल्यूमिनेशन, वर्किंग इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, वर्किंग परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। हमने कहा कि जॉब रिलैक्सेशन, आप या कह सकते हैं कि ब्रेक्स, जॉब टाइम ब्रेक्स, ये बेसिकली वर्कर परफॉर्मेंस को ज़रूर इफ़ेक्ट करते हैं। अगर इनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, वर्कर्स को फ्री हैंड दिया जाए, वर्कर को लिबर्टी दी जाए, तो आपका वर्कर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये हमारे पास टॉपिक था ह्यूमन रिलेशंस इन मैनेजमेंट, हाउ ह्यूमन रिलेशंस can improve organizational productivity or organizational performance within organizational environment। कि किसी भी organizational environment में human relations, workers relations, workers linkages, workers आपका affiliations can improve organizational productivity or efficiency and effectiveness। तो आज हमने एक शॉर्ट टॉपिक पे बात की ताकि आप हाथन्स को पहले क्लियर कर लें। तो अब आपने ये काम करना होगा कि हाथन स्टडी को आप क्लियर कर लें पहले, यानी आज का लेक्चर मैं बस यही वाइंड अप कर रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, हम जूम पे ज़रूर आएंगे और जूम पे हम दोबारा हाथन से ही स्टार्ट करेंगे। इन हाथन से स्टार्ट करते हुए फिर हम देखेंगे कि बिहेवियरल स्टडीज़ क्या रही हैं। हाथन स्टडी जब एक कंडक्ट की गई, इसके बाद भी फर्दर और स्टडीज़ की गई, बिहेवियरल स्टडीज़ पे काम किया गया ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्टडीज़, डिफरेंट रिसर्च की गई और डिफरेंट स्टडीज़ के क्या कंक्लूजन्स रहे, बिहेवियरल स्टडीज़ की क्या कंक्लूजन्स रही, बिहेवियर से रिलेटेड वर्कर परफॉर्मेंस किस तरह, अगर बिहेवियर या वर्कर्स फीलिंग्स, वर्कर करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर इम्प्रूव हों, स्ट्रेंथन हों, स्ट्रांग हों, इनकी इंक्लिनेशंस इम्प्रूव हों, तो क्या वर्क परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा जैसे है कि पोस्ट हाथन स्टडी एरा, इसके बाद फिर हाथन स्टडी, इस स्टडीज़ के बाद फिर क्या रहा, फिर बिहेवियरल साइंसेस पे फिर हमको काम करना होगा। लेकिन आज तक आप सिर्फ हाथन स्टडीज़ को प्रॉपरली रीड आउट कर लें। बुक में गिवन है आपके पास ह्यूमन रिलेशंस इन मैनेजमेंट, 6 आई थिंक चैप्टर है, यहाँ जाके देख सकते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक इजी टॉपिक है, एक इजी स्टडी है, केस स्टडी है एक। तो ये हमें क्लियर करती है कि हम किस तरह अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को, प्रोडक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर कांटेक्ट करने आपने ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट करें, ताकि हम पर्सनली ईमेल कर सकते हैं ताकि हम क्लियर करें साथ साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।